साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। नक्सलवाद नक्सलवाद भारत देश से लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन एक नए प्रकार के नक्सलवाद की चर्चा आजकल जोर शोर से है। हाल फिलहाल में अर्बन नक्सलवाद की बात की गई और वर्तमान में दिमागी नक्सलवाद, इंटेलेक्चुअल नक्सलवाद की चर्चा की। आज की हम इस चर्चा में हम बात करेंगे कि नक्सलवाद क्या है, अर्बन नक्सलवाद क्या है और ये दिमागी नक्सलवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके क्या कारण है और इसके क्या निवारण हो सकते हैं। साथियों, क्या नक्सलवाद केवल जंगलों में बंदूक लेकर घूमने वाले लोगों का नाम है? क्या नक्सलवाद का कोई शहरी चेहरा भी हो सकता है? और क्या किसी विचारधारा का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति बिना बंदूक उठाए भी उसी सोच से प्रभावित हो जाए? यदि व्यक्ति बिना बंदूक उठाए विचारधाराओं से, वैचारिक अभियानों से प्रभावित हो जाए तो एक प्रकार की दिमागी उथल पुथल शुरू हो जाती है, उससे हिंसाएं भी हो जाती हैं। यहीं से दिमागी नक्सलवाद की शुरुआत होती है। इन सभी सवालों को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे कि आखिर नक्सलवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसके लिए हमें आज से कोई 6 दशक पूर्व 60 के दशक में जाना होगा। सन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से इसकी शुरुआत होती है। नक्सलवाड़ी एक गांव का नाम था और वहाँ के लोग जमींदारों और सामंतों से बहुत परेशान थे। वहाँ के लोगों को भूमिहीन कर दिया गया, आदिवासियों की जमीनें ले ली गई और शासन प्रशासन से भी लोग परेशान हुए और उन्होंने शस्त्र उठा लिए। यहीं से नक्सलवाद की शुरुआत होती है। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी क्षेत्र में भूमि और किसानों से जुड़े संघर्ष ने हिंसक रूप ले लिया। यह आंदोलन मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित था और इसके नेताओं ने चारू मजुमदार और कानू सान्याल चारू मजुमदार और कानू सान्याल इन्होंने प्रारंभिक नक्सलवाद का नेतृत्व किया था। यहीं से नक्सलवाद शब्द प्रचलित हुआ। आंदोलन, जो ये नक्सलवाद का आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के पीछे भूमि की असमानता, गरीबी, शोषण और सामाजिक आर्थिक असंतोष जैसे मुद्दे थे। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के एक हिस्से ने सशस्त्र क्रांति, लोगों के पास बंदूकें आ गई, हथियार आ गए और यह सशस्त्र क्रांति हिंसा का रूप ले ली। सशस्त्र क्रांति और हिंसा का में परिवर्तित हो गया और यहीं से समस्या नक्सलवाद की गंभीर होती चली गई। यह समस्या केवल हिंसक क्रांति की नहीं थी, यह समस्या केवल विचारों की नहीं थी। यह आखिर सशस्त्र क्रांति हिंसा बनी क्यों, हम इस पर चर्चा करेंगे। किसी समाज में गरीबी या असमानता का होना अपने आप में नक्सलवाद पैदा नहीं करता है। गरीबी और असमानताएं दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिलती है, समाज के विभिन्न स्तरों में देखने को मिलती है, लेकिन गरीबी और असमानता नक्सलवाद का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। समस्या तब बढ़ती है जब कोई विचार, समझिएगा बात को, कोई समस्या नक्सलवाद का रूप ले लेती है, आतंकवाद का रूप ले लेती है। यह समस्या तब बढ़ती है जब कोई विचार यह मानने लगते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिवर्तन संभव नहीं है, इसलिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। जब इस तरह की अवधारणाएं, इस तरह की विचारधाराएं फैलना शुरू होती है कि लोकतांत्रिक तरीकों से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा, तो जनता उग्र होती है, आंदोलन का स्वरूप धारण करती है और एक प्रकार से हिंसक क्रांतियां पैदा हो जाती है। इन्हीं से नक्सल की एक व्यवस्था, एक अवधारणा की शुरुआत होती है। यही लोकतांत्रिक असहमति और उग्रवाद के बीच में, लोकतंत्र की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो संवाद की व्यवस्था है, लेकिन जब आंदोलन हिंसक हो जाए, लोकतांत्रिक असहमति हो जाए और यह उग्रता का रूप धारण कर ले, तो नक्सलवाद की शुरुआत हो जाती है। लोकतंत्र में
सरकार की आलोचना की जा सकती है, व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, भूमि, जंगल और आदिवासी अधिकारों के लिए आंदोलन भी किया जा सकता है, लेकिन हिंसा और संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास, हिंसा और संवैधानिक व्यवस्था हमारी हमारे हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान, हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी शासन प्रणाली में संविधान का एक बड़ा व्यापक स्वरूप है, जिसमें सभी की सामाजिक आर्थिक असमानताओं की बात की है और सबके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात की है। लेकिन यदि हिंसा हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं को, हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का प्रयास शुरू कर देती है, तो फिर वह एक प्रकार से आतंकवाद और एक प्रकार से नक्सलवाद की शुरुआत हो जाती है। हम चर्चा कर रहे थे कि नक्सलवाद आया कहाँ, तो हमने चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव से इसकी शुरुआत हुई, 1967 में इसकी शुरुआत हुई और इसी समय जो लेनिन और मार्क्सवाद का समय था, माओवाद का समय था, तो माओवाद ने, माओवादी व्यवस्था ने एक नक्सलवादी संगठन को सक्रिय किया और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ वन क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। इन क्षेत्रों में गरीबी, दुर्गमता, प्रशासन की कमजोर पहुंच, भूमि एवं वन अधिकारों से जुड़े विवाद और विकास की कमी जैसी समस्याओं ने परिस्थितियों को जटिल बना दिया। लेकिन केवल गरीबी को कारण मानना नक्सलवाद के कारणों में एक अधूरा कारण माना जाएगा। नक्सलवाद कई कारणों के संयोग से पैदा होता है, सामाजिक असमानता, प्रशासनिक कमजोरी, स्थानीय असंतोष और ये विचारधारा जब हिंसक क्रांति का रूप ले लेती है तो नक्सलवाद पनप लगता है। अर्बन नक्सलवाद की आई, ये दिमागी नक्सलवाद के पहले अर्बन नक्सलवाद की बात आई। कोई फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री ने एक किताब भी इसमें लिखी थी, अर्बन नक्सलवाद यानी शहरी नक्सलवाद। हम आते हैं इस विवादित शब्द पर कि आखिर अर्बन नक्सल क्या है। इसका कोई स्वतंत्र, स्पष्ट और कानूनी स्वरूप नहीं है। सार्वजनिक और राजनीतिक बहसों में इसका इस्तेमाल उन कथित शहरी नेटवर्कों के संदर्भ में किया जाता है जिन पर नक्सली या माओवादी संगठनों के लिए प्रचार, भर्ती, संसाधन या वैचारिक समर्थन उपलब्ध कराने के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं है, वामपंथी विचार रखना भी नक्सलवाद नहीं है, आदिवासी अधिकारों की बात करना भी नक्सलवाद नहीं है। किसी व्यक्ति को नक्सली गतिविधियों से जोड़ने के लिए ठोस प्रमाण और कानूनी प्रक्रिया बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए अर्बन नक्सलवाद को समझते समय भावनाओं से ज्यादा कानून और प्रमाण को महत्व दिया जाना चाहिए। सबसे रोचक शब्द दिमागी नक्सलवाद, इंटेलेक्चुअल। फिलहाल में ये शब्द चर्चा में आया, 15 अगस्त तक वही ये चर्चा में आया। 15 अगस्त से दिमागी नक्सलवाद बड़ा सोशल मीडिया में बहुत चर्चित है, चर्चा चल रही है। पार्टियां भी बनाई गई, जिस प्रकार काकरोच जनता पार्टी बना ली गई, इसी प्रकार दिमागी नक्सलवादी पार्टी बना ली गई। तो दिमागी नक्सलवाद कोई आधिकारिक कानूनी शब्द नहीं है, या मुख्यतः एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ऐसी विचारधारा से लिया जा सकता है जिसमें व्यक्ति हिंसा में सीधे शामिल न होते हुए भी यह मानने लगे कि लोकतंत्र बेकार है, संवैधानिक संस्थाएं बाधा है और हिंसक क्रांति ही परिवर्तन का रास्ता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति का सरकार से असहमत होना, किसी नीति का विरोध करना या व्यवस्था में सुधार की मांग करना दिमागी नक्सलवाद नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें असहमत के लिए जगह है। लेकिन यह नक्सलवाद कब दिमागी नक्सलवाद का स्वरूप ले लेता है कि जब हमारी जो संवाद के, हमारे डायलॉग के, आपसी विचार विमर्श के की बातें सामने आना शुरू होती हैं और लोकतांत्रिक सरकारें उन संवाद को निग्लेक्ट करती हैं। जो वैचारिक मतभेद है उनकी ठीक से परवाह नहीं करती है। वैचारिक मतभेद डेमोक्रेसी में अनिवार्य व्यवस्था है। तो ये नक्सलवाद अपने गंभीर स्वरूप
को धारण करता है, जैसा कि अभी दिमागी नक्सलवाद सोशल मीडिया में ही बड़ी पार्टी बन गई। सोशल मीडिया में ये वैचारिक अभियान चल रहा है, जिससे एक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक उथल पुथल मची हुई है। आखिर नक्सलवाद बढ़ने के कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। फिलहाल फिलहाल में तो विद्यार्थियों के क्षेत्र में, एनटीए के क्षेत्र में, नीट के क्षेत्र में जो परीक्षाओं में धांधलियां हुई और जो भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुए, उनको लेकर के एक प्रकार की वैचारिक सक्रियता आगे बढ़ी, वैचारिक अभियान आगे बढ़े, और इनको लेकर के एक प्रकार से नक्सलवाद के भी आरोप लगे। तो नक्सलवाद के बढ़ने के जो प्रमुख कारण है, उसका जो पहला कारण है भूमि और संसाधनों से जुड़े हुए विवाद, आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कमी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कमी, प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कमी, न्याय मिलने में देरी और हिंसक विचारधारा का प्रचार और युवाओं का वैचारिक शोषण सबसे महत्वपूर्ण कारण। हिंसक विचारधारा का प्रचार, अभी कई प्रोटेस्ट हुए जिसमें कई हिंसक विचारधारा के लोग बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। कई ऐसे आतंकवादी ग्रुप, ऐसे संगठन, ऐसे इस प्रकार के उग्रवाद के लोग जो कि सामाजिक असंतोष और विद्यार्थियों के असंतोष को भुनाना चाह रहे हैं, जिससे कई प्रकार के हिंसक घटनाएं घटी, कई लोगों की मौतें भी हुई। आखिर इसका निवारण क्या है? अगर हम केवल बंदूक से नक्सलवाद खत्म करने की कोशिश करेंगे तो समस्या का एक हिस्सा ही हल होगा। हो सकता है कि उग्रवाद को हम दबा दें, हो सकता है हम नक्सलवाद को दबा दें, लेकिन जो अंदर का एक वैचारिक अभियान है, वो विचार क्रांति चलती है, वो क्रांति ही बनती है। एक चिंगारी बड़ा विस्फोटक स्वरूप धारण करती है। इसलिए विचारों को दबाया नहीं जा सकता है, उससे संवाद किया जा सकता है। इसलिए हमें इस जो दिमागी नक्सलवाद है उसको व्यवस्थित करने के लिए, उस विचार को एक सही दिशा देने के लिए हमें 3 मोर्चों पर काम करना पड़ेगा। पहला मोर्चा है सुरक्षा का। हिंसक संगठनों के विरुद्ध प्रभावी कानून व्यवस्था, खुफिया तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। तो पहला सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें हैं। फिर दूसरा विकास, विकास ठीक से ना होने या असमान विकास होने से ये नक्सल की बात आती है। वहां को रोजगार मिल जाए, उनका कौशल विकास हो जाए, और हमारी शिक्षा प्रणाली में जो ये कमियां रहती हैं उनको दूर कर दिया जाए। तो जो वैचारिक क्रांतियां तो होंगी, विचार तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो वैचारिक नक्सलवाद की सामने बात आती है, दिमागी नक्सलवाद की बात सामने आती है, तो नक्सलवाद नहीं होगा। तो हमें करना क्या होगा? जहां सड़क नहीं है वहां सड़क चाहिए, जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल चाहिए, जहां अस्पताल नहीं है वहां स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, जहां रोजगार नहीं है वहां रोजगार के अवसर चाहिए। और तीसरा नक्सलवाद को खत्म करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वह है विश्वास। डेमोक्रेसी में जनता का सरकार के साथ, सरकार का जनता के साथ एक संवाद हो और साथ में विश्वास हो कि सरकार डेमोक्रेटिक है, लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याण का कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है, और सबके सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात सामने आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास, जनता और शासन के बीच विश्वास। अगर इसको हम कर लेते हैं तो ये जो वैचारिक समस्या जिसे हम दिमागी नक्सलवाद कहते हैं, इसका समाधान किया जा सकता है। आदिवासी और ग्रामीण समाज को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार केवल सुरक्षा बल लेकर के नहीं आती है। मात्र आज हमारा पुलिस राज्य नहीं है, आज पुलिस डेमोक्रेटिक है और वेलफेयर स्टेट है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, सब में हमारे लोक कल्याण की बात की गई है। तो हमारी जनता को यह विश्वास हो कि सरकार को सुरक्षा तंत्र मात्र के लिए नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे न्याय, रोजगार और सम्मान, जीवन, गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो हमारा अधिकार है, उसको सभी लोग मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे। तो वैचारिक समाधान सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? अगर संवाद ठीक से नहीं होगा तो इसी प्रकार के दिमागी आंदोलनों की शुरुआत होगी, दिमागी नक्सलाइट्स की शुरुआत होगी। जो एक कुत्सित विचार है धारा के लोग हैं, समाज को गुमराह कर सकते हैं, समाज को मिसलीड कर सकते हैं। इसलिए इसे इस वैचारिक समाधान इस प्रकार की वैचारिक समस्याओं का समाधान के लिए जरूरी है। इसे बंदूक से हम कुछ हद तक रोक तो सकते हैं, लेकिन अगर हिंसा पैदा करने वाली सोच
बंदूक अगर है तो बंदूक से सुरक्षा तंत्र से हम दबा तो सकते हैं, लेकिन अगर हिंसा पैदा करने वाली सोच समाज में बनी रहती है तो समस्या किसी दूसरे रूप में वापस आ सकती है। इस वैचारिक जो हमारे हिंसा के भाव हमारे विचारधारा में आ गए हैं, उनका समाधान करना जरूरी है। बंदूक इसका हल नहीं है। किसी आंदोलन को कुचल देना, दबावपूर्ण तरीके से संघर्ष को कुचल देना विकल्प नहीं। हमारा वैचारिक समाधान, वैचारिक सामंजस्य, संवाद और समाधान ही इसका तरीका है। तो हम इसके लिए एजुकेशन, ओकेजन और डायलॉग, शिक्षा, अवसर और संवाद, उन्हें यह समझाना होगा कि व्यवस्थाओं में कमियां हो सकती है। जो भी दिमागी नक्सलवाद से जुड़ रहे हैं, वैचारिक रूप से व्यवस्था को अपने तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें यह समझाना होगा कि व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं, सरकार गलत हो सकती है, नीतियों की आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यवस्था बदलने का जो तरीका है वह लोकतांत्रिक है, हिंसात्मक नहीं। यह विश्वास हमें सबको होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, और जो भी वैचारिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं वो समझ लें कि व्यवस्था बदलने का जो रास्ता है वो हिंसक नहीं, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और लास्ट में हम अंतिम संदेश देना चाहेंगे इस मामले में कि नक्सलवाद का जो ये दिमागी नक्सलवाद, अर्बन नक्सलवाद और जो पूर्व का नक्सलवाद है, ये हमें बहुत बड़ी सीख दे रहा है। इसे हमें शिक्षा लेना चाहिए, समाज को, राष्ट्र को, राज्य को, शासन को, प्रशासन को, कि जहां अन्याय होगा वहां असंतोष पैदा होगा, जहां विकास नहीं होगा वहां निराशा बढ़ेगी, जहां संवाद नहीं होगा वहां दूरियां बढ़ेंगी। संवाद ही एक ऐसा वो है, डायलॉग, डिस्कशन ही ऐसा है, जनता और शासन और प्रशासन के बीच की दूरियों को खत्म कर देगा। और जहां हिंसक विचारधारा उस असंतोष को दिशा देगी वहां समस्या गंभीर होगी। आज यही चल रहा है कि जो जहां हिंसक विचारधारा है उसको एक अलग आयाम में उसको खींचा जा रहा है, इससे समस्याएं गंभीर हो सकती। समय रहते हम संवाद के द्वारा और जहां हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम सबको इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और हमारे समस्त विद्यार्थियों के लिए और समस्त युवाओं के लिए एकजुट होकर के समस्या गंभीर होने के पहले हमें अपने लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कर लेना ही, वो चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, अर्बन नक्सलवाद हो या फिर दिमागी नक्सलवाद। क्योंकि नक्सलवाद की शुरुआत तो सबसे पहले दिमाग से ही होती है, हिंसा की शुरुआत सबसे पहले दिमाग से होती है। जो संघर्ष की बातें आती हैं, आंदोलन की बातें हैं, इसकी उपज तो दिमाग से शुरू होती है। इसीलिए विचार क्रांति अभियान में कहा गया है कि हमें ऐसी क्रांति लाना है कि हमारे विचार जो है वो बड़े सकारात्मक हो, हमारी थिंकिंग पावर, हमारे थॉट्स बड़े पॉजिटिव और समाज के हित में हो। इसलिए हम सबको ये समय है कि अहिंसा को छोड़ करके हम एक प्रकार से सही रास्ते पे, लोकतांत्रिक रास्ते से सभी को मिल करके राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत।